इस व्यवसाय की खासियत यह होती है किसान भाइयों कि जो हमारे घर के आंगन एवं पिछवाड़े में जो जगह होती है उसमें हम मुर्गियों को किस तरह से पाल सकते हैं। इस विधि में किसान भाइयों के द्वारा हम देसी मुर्गी का पालन करते हैं। इसमें मुर्गियां दिन में बाहर खेतों में घूमती रहती हैं तथा रात के समय में उन्हें हम पेड़ों पर या फिर जो अपना दड़वा होता है उसमें रख सकते हैं। मुर्गियां दिन में खेतों में जो अनाज के दाने पड़े रहते हैं, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पेट भरती हैं तथा किसान भाई जो अपने घर का झूठन है, बचा जो गली सड़ी सब्जी वगैरह है उसको भी उनको खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आंगन में मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें सर्वप्रथम जो उत्तम नस्ल है पक्षी की वो हम चयन करते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालन में नस्ल का वही स्थान होता है जो खेतीबाड़ी में अनाज की वैरायटी का होता है। यदि अच्छी नस्ल की मुर्गी का चयन आप करेंगे तो वो उसकी कम समय में बढ़वार अच्छी होगी तथा अंडे भी प्रतिवर्ष अधिक प्राप्त होंगे। इसलिए आंगन में मुर्गी पालन में हम द्विप्रयोजनी नस्लों का प्रयोग सर्वोत्तम रहता है ताकि इसके जो नर होते हैं वो कम समय में अधिक वजन ग्रहण करते हैं एवं मांस का उत्पादन हेतु तैयार हो जाते हैं। एवं इसके जो मादा पक्षी होते हैं वो प्रतिवर्ष अधिक अंडे उत्पादन करती हैं। आंगन में मुर्गी पालन की यदि प्रमुख नस्लों की बात की जाए तो इसमें कैरी निर्भीक, कैरी श्यामा, उपकारी, हितकारी, प्रतापधन, क्रोयलर एवं चैब्रो नस्ल प्रमुख हैं। इनकी उत्पादन क्षमता जो हमारी देसी मुर्गियां होती हैं उनके मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना होती है। ये देसी मुर्गियों के समान ही दिखती हैं। इनकी मृत्यु दर भी कम होती है क्योंकि इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी देसी मुर्गियों से काफ़ी अधिक होती है। आंगन में मुर्गी पालन की यदि हम भारतीय नस्ल की बात करें तो इसमें कड़कनाथ, असील एवं मेवाड़ी प्रमुख है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी आंगन में मुर्गी पालन इकाई है कृषि विज्ञान केंद्र की, इसमें हमने 2 नस्ल के पक्षी रख रखे हैं। एक तो क्रोयलर नस्ल है हमारे पास, एक जो हमारी देसी अपने भारत प्रदेश की कड़कनाथ मुर्गी है जो कि आंगन में मुर्गी पालन की अपनी भारतीय नस्लों में सर्वश्रेष्ठ है, वो हमने रखी है। क्रोयलर नस्ल का जो नर होता है, नर पक्षी का वजन लगभग 4 से 4.5 महीने में लगभग 2.5 से 3 किलो तक हो जाता है तथा इसकी मादा 5 से 5.5 महीने में अंडे देना शुरू कर देती है। प्रतिवर्ष लगभग 200 से 250 तक अंडे देती है। इस नस्ल की खासियत यह होती है कि जो हमारी देसी मुर्गी होती हैं वो लगभग 1 साल में 60 से 70 तक अंडे देती हैं, जबकि यह 200 से 225 तक अंडे देती है। जबकि जो इसके नर पक्षी होता है उसका वजन हमारी जो देसी मुर्गी होती है उतने ही टाइम में इसका जो नर पक्षी होता है उसका वजन लगभग दुगना ग्रहण हो जाता है। अर्थात इसकी बढ़वार जो होती है वो लगभग हमारे देसी पक्षियों से दुगनी 2 से 2.5 गुना तक होती है। कड़कनाथ नस्ल एक हमारी आंगन में मुर्गी पालन की जो भारतीय नस्ल है उनमें सर्वोत्तम होती है। इसकी जो विशेषता होती है ये विभिन्न वातावरण के प्रति इस पक्षी में जो अनुकूलन क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अन्य नस्लों के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। अन्य नस्लों के मुकाबले इसका जो मांस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लगभग 25% तक इसमें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है तथा अन्य नस्लों के मुकाबले इसमें वसा काफ़ी कम होती है। 0.7 से लगभग 1% तक इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। जबकि अन्य जो हमारी नस्लें होती हैं मुर्गियों की उनके जो मांस होता है उनमें वसा की मात्रा लगभग 13 से 25% तक पाई जाती है। इसके अलावा वसा इसमें कम होने के कारण इस जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें वो कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसके मांस में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 तथा विटामिन B12 और विटामिन C और विटामिन E भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके मांस और अंडों में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस कारण किसान भाइयों आपको इस नस्ल के पक्षी को पालने से आपकी जो आमदनी है उसको आप 4 से 5 गुना तक इजाफा कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी कड़कनाथ जो नस्ल होती है इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो मांस होता है उसमें मेलेनिन जो तत्व है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही जो हमारी नस्ल होती है इसमें भी 3 तरह की वैरायटियाँ होती हैं। एक जो इसके पक्षी होते हैं वो जेट ब्लैक कलर के होते हैं,
एक पेंसिल कलर और एक जो है गोल्डन कलर में भी कड़कनाथ की एक वैरायटी आती है। आंगन में मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए मुर्गियों की आवास व्यवस्था की बात करते हैं तो मुर्गियों का दड़वा बनाते समय किसान भाई ध्यान रखें कि जो हमें दड़वा बनाना है वो हमारा जो जितना हमारे पास खुला स्थान है उसका 1/10वां हिस्सा में हम दड़वा बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी एक वयस्क मुर्गी है उसको लगभग 1.5 से 2 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर आपके पास जितनी भी मतलब मुर्गियों की संख्या है उसके हिसाब से आप दड़वे का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो आप दड़वा बनाएं वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी अंदर नहीं जाए। दड़वा बनाते समय ये ध्यान रखें थोड़ा वो साफ़ सुथरा और नमी रहित जगह होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका दड़वा है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि मुर्गियों को उचित प्रकाश आपको मिल सके। इसके अलावा दड़वे की साफ़ सफाई का हमें रोज़ाना ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। समय समय पर उसमें कीटाणुनाशक जो घोल होता है लाल दवा जैसे इसके रूप में हम सबसे जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका उपयोग कर सकते हैं, तथा जो बिना भुजा हुआ चूना होता है इसका भी आप छिड़काव इसमें हर महीने कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि हम 20 मुर्गियों के हिसाब से यदि आप दड़वे का निर्माण करेंगे तो लगभग 8 फीट लंबाई का 5 फीट चौड़ाई का तथा 5 फीट ऊंचाई का दड़वा पर्याप्त होगा। और दड़वे में एक दरवाज़ा बनाएं, लगभग 2 खिड़कियां होनी चाहिए ताकि उनमें पर्याप्त जो हमारी वेंटिलेशन है वो हो। इसके अलावा जैसे अपना जो फर्श है उसका जैसे उस पर बिछावन के रूप में हम सूखी घास, मूंगफली का छिलका या फिर जो मूंग का जो छिलका बच जाता है उसको आप बुरादे के रूप में लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की बिछावन आप बिछा सकते हैं। तो यदि आंगन में मुर्गी पालन की आहार व्यवस्था की हम यदि बात करें तो जो हमारा मुर्गी पालन व्यवसाय है उसमें जो हमारा कुल खर्चा होता है उसका लगभग 70 से 80% जो हमारा खर्चा है उसके आहार व्यवस्था पर खर्च होता है। इसलिए आंगन में मुर्गी पालन व्यवसाय की खास बात जो ये होती है किसान भाइयों वो ये होती है कि इसकी जो आहार व्यवस्था में जो दाने पर जो कुल खर्चा होता है उसको हमें 40 से 50% तक कम करके इसके आहार की पूर्ति हम हरे चारे के रूप में जैसे अजोला, रिजका, बरसीम के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो आपके रसोई घर की जूठन है उसके द्वारा की जा सकती है। जो आपका ख़राब अनाज है या सब्जी मंडी में जो फल या जो सब्जियां सड़ी गली सब्जियां बच जाती हैं उनको आप इनको दे सकते हैं आहार के रूप में, ताकि जो किसान भाई है आपका जो शुद्ध मुनाफा है उसको आप लगभग 1.5 से 2 गुना कर सकते हो। मुर्गियों का दाना किस तरह से तैयार करेंगे तो इसके लिए जैसे आपको मान लो 100 किलो दाना तैयार करना है तो इसमें हम जो पीली मक्का होती है वो लगभग 40 किलो तक आप इसको दलकर इसका दलिया बनाकर उसको ले सकते हैं। इसके बाद जैसे अपन बाजरे का दलिया वो लगभग 20 किलो तक लेना है अपन को, या फिर जैसे आपको इसके अलावा जैसे गेहूं की जो चापड़ होती है या फिर जैसे चावल की पॉलिश है उसको लगभग 10 किलो लेना है। इसके अलावा जैसे कोई भी आपका जो खल होता है सरसों का भी ले सकते हैं आप, तिल का ले सकते हैं, अलसी का, कपास का या फिर मूंगफली, किसी का भी आपको जो आपके पास अवेलेबल है खल वो आप लगभग 20 किलो खल आपको इसमें दाने में मिलाना है। इसके अलावा जैसे आपको मछली का जो चूरा आता है वो लगभग 7 किलो 100 किलो दाना तैयार करने में 7 किलो मछली का चूरा आपको मिलाना है। इसके अलावा आपको जो खनिज लवण का पाउडर है वो इस 100 किलो दाने में लगभग 2 से 3 किलो आपको मिलाना है। इस तरह से आपका जो ये मुर्गियों का दाना है वो आप खुद अपना तैयार कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे आपको इनको मुर्गियों को कितना दाना कितनी मात्रा में आपको दाना देना है। लगभग जैसे आप जब हैचरी से अपन चूजे लेके आते हैं तो पहले दिन का जो चूजा होता है उसको हमें दाना नहीं देना, उसको आपको गुड़ या शक्कर का घोल देना है। इसके अलावा जैसे अपन दूसरे दिन से दूसरे सप्ताह तक लगभग 10 से 15 ग्राम दाना प्रति चूजे पर दिया जाता है। फिर अगले दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक हम 20 से 25 ग्राम तक दाना प्रति चूजे दिया जाता है। इसके बाद जैसे 4 से 8 सप्ताह तक के चूजे को लगभग आपको 50 ग्राम दाना प्रतिदिन का देना है। इसके बाद 8 से लगभग 20 सप्ताह तक का जो मुर्गी होती है उसको आपको प्रतिदिन का 50 ग्राम दाना देना है, और जो 50 ग्राम हरा चारा है उसके रूप में आप अजोला या फिर जैसे जो रिजका है
इसके अलावा जैसे आपका जो रसोई घर का जूठन बच जाए वो आप दे सकते हो। इसके बाद जैसे जो 20 सप्ताह से ऊपर की जो मुर्गी होगी उसको आपको लगभग 80 ग्राम दाना और 80 ग्राम जो हमारा हरा चारा है उसको आपको प्रतिदिन का इनको देना है। आंगन में मुर्गी पालन की जो नस्लें होती हैं इनकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वैसे तो वो काफ़ी अच्छी होती है। फिर भी आप सफल प्रबंधन एवं देखभाल के द्वारा तथा दड़बे की रोज़ाना साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा जैसे फ़र्श में ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि फ़र्श सूखा होना चाहिए। पानी एवं दाना जो बर्तन होते हैं हमारे उनको हमें सुबह शाम सफाई उनकी करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको इनके टीकाकरण के बारे में बताऊं तो जो हम पहले दिन का चूजा लेके आते हैं उसमें हमें मैरेक्स एक रोग होता है मुर्गियों का, उसका टीकाकरण हमें करना है। इसके बाद पहले और 7वें दिन पर हमें जो रानीखेत एक काफ़ी हमारी जो मुर्गियों की बीमारी होती है इस रोग का हमें टीकाकरण करना है पहले और 7वें दिन पर। इसके अलावा हमें 14वें दिन पर रानीखेत और जो IBD बीमारी होती है मुर्गियों की उसका हमें टीकाकरण करना है। इसके अलावा जैसे साल में आप 2 बार इनमें जो पेट में कीड़े मारने की जो इसमें दवा होती है वो पानी में मिलाकर दी जाती है। इसमें किसान भाइयों आपको यह ध्यान देना है कि जो पानी में मिलाकर जो अपन जो पेट में कीड़े मारने की दवा देते हैं वो आपको हर बार बदल कर दवा देनी है, मतलब एक ही दवाई बार बार नहीं देनी। इससे क्या होता है जो परजीवी जो पेट में कीड़े मतलब जो होते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आप वो बदल कर हर बार देनी है। इसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो फर्श है वो सूखा होना चाहिए तथा पानी का जो बर्तन है वो मतलब जैसे गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जैसे इसमें मतलब फफूंद की समस्या पैदा हो जाती है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीमार पक्षी है उसको जो स्वस्थ पक्षी है उससे थोड़ा अलग मतलब जगह पर रखना है आपको। बीमार पक्षी की पहचान ये होती है जो बीमार पक्षी होगा वो दाना खाना पानी पीना थोड़ा कम कर देगा या कभी कभी बंद भी कर देते हैं। इसके अलावा जैसे उसकी बीट का रंग बदल जाएगा, यदि आपको बीट का रंग सफ़ेद लाल या हरा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो पक्षी है उसमें परजीवियों का संक्रमण है। इसके बाद जैसे जो रोगी पक्षी है उनको आप स्वस्थ पक्षी से अलग कर दें। अब मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि जो हम दड़बे में एक दिन के जैसे चूजे जो लाते हैं उससे पूर्व एवं पश्चात आपको क्या व्यवस्था बना के रखनी है। तो जैसे हम दड़बे में नए चूजे लाने से पूर्व सारे जो अपने जो बर्तन होते हैं इसके पानी के और दाने के उसमें कीटाणुनाशक घोल से उन्हें साफ़ कर दें। कीटाणुनाशक के रूप में आप सबसे जो आपको सस्ता उपाय है वो होती है हमारी जो लाल दवा होती है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसका 2 से 2.5% का जो घोल है वो बना के आप उन्हें बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ कर दें। इसके अलावा जो ब्रूडर होता है वो तैयार कर लें। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे ब्रूडर का जो मुख्य उपयोग होता है वो हमारा जो दड़वा होता है उसका जो तापमान है उसको बनाए रखने का होता है। इसमें जो आप किसान भाइयों जो ब्रूडर हमें तैयार करना है उसमें जैसे गैस ब्रूडर है, इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हम सबसे जो आपको सस्ता उपाय है उसमें होता है जैसे अपना जो हैलोजन बल्ब होता है इसका उपयोग आपको ब्रूडर के रूप में करना है। गर्मी के दिनों में आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है कि हमें लगभग 5 से 6 दिन की ब्रूडिंग पर्याप्त होती है। इसके अलावा जैसे अपन सर्दी में यदि चूजे लेके आए सर्दी के दिनों में तो उनकी लगभग 15 से 20 दिन की हमें ब्रूडिंग करवानी पड़ती है। ब्रूडिंग के दौरान सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात ये होती है जो हमारा कमरा या दड़वा है उसका हमें जो पहला सप्ताह होता है उसका जो तापमान हमें लेना है वो मेंटेन करना है, वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। इसके लिए जो आपका जो बल्ब होता है हैलोजन बल्ब उसको कमरे का जो दड़वे का तल होता है उससे लगभग 6 से 8 इंच की ऊंचाई पर लगाना है, जिससे 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाता है तापमान। इसके बाद अगले जो दूसरा सप्ताह होता है उसमें हमें दड़वे का जो या कमरे का जो हमारा तापमान होता है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। इसके लिए जो हमने हैलोजन बल्ब लगा रखा है उसकी ऊंचाई को आपको थोड़ा बढ़ा देना है। लगभग जो आपका कमरे का तल है उससे लगभग 15 इंच की ऊंचाई पर आपको वो लगा देना है बल्ब। इससे क्या होगा कि आपका जो कमरे का तापमान है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यदि मान लो 50 मुर्गियाँ के चूजे लेके आते हैं तो उन चूज़ों पर आपका 1 या 2 500 वाट का हैलोजन बल्ब पर्याप्त होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रूडर के आसपास का
जो चिक गार्ड होता है उसको बनाने के लिए लगभग आप 18 इंच ऊंचे कागज़ के गत्ते को गोलाई में काट कर, मतलब गोलाई में उस गत्ते को लगा लें। ये चिक गार्ड का काम करेगा। इससे क्या होगा कि जो चूजे होते हैं वो हमें एक जगह इकट्ठे कोने में नहीं होने देने। इससे क्या होता है कि वो चूजे आपस में एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, जिससे कि चूज़ों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको चिक गार्ड के रूप में वो गत्ते को काट के वो गोलाई में लेना है। इसके बाद जो दड़वे का जो अपना फर्श है उस पर आप लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका या फिर जो मूंग का छिलका होता है उसको सूखे बिछावन के रूप में लगभग 3 से 4 इंच मोटाई की वो परत आपको बिछानी है। इसमें जैसे आपको वो जो बिछावन है उसके ऊपर आप अखबार की कुछ परतें भी बिछा सकते हैं, और वो हर चौथे पाँचवें दिन में एक एक परत को आप हटा दें ताकि वो अखबार पे गंदगी ना फैले। पहले दिन जो चूज़ों को लेकर आते हैं उसमें हमें पहले दिन पर कोई दाना नहीं देना। मैंने आपको बताया पहले कि जो शक्कर या अपना जो गुड़ का घोल होता है वो उन्हें पहले दिन पिलाना है। इसके अलावा जो जब पहले दिन हम चूज़े लेके आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में उनकी जो स्ट्रेस होती है उसको कम करने के लिए आप विटामिन का घोल दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो अपनी एंटीबायोटिक है वो दूसरे तीसरे दिन से अपन उनको चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लगभग 15 से 20वें दिन में इनकी जो चूज़ों की चोंच है वो काटना सर्वोत्तम रहता है। सुरक्षित मुर्गी पालन के लिए किसान भाइयों, मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा कि आपको 4 से 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो जो मुर्गियों का आपका आसपास का जो उसका वातावरण है उसको साफ़ सफाई का अपने दड़वे और उसके कमरे में विशेष ध्यान रखना है। प्रतिदिन मुर्गियों की बीट का जो रंग है उस पर आपको नज़र बनाए रखनी है। यदि कोई मुर्गी बीमार या जख्मी है तो उसे स्वस्थ मुर्गी से आपको अलग करके रखना है। इसके अलावा जैसे हर हफ्ते 1 चम्मच नमक प्रति 100 पक्षियों पर आपको पानी में घोलकर ज़रूर देना है। इसके अलावा जैसे हमारी जो मुर्गियां हैं उनमें कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप लोग जो मार्वल का चिप्स जो होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो बिना भुजा हुआ चूना होता है उसको पानी में डालकर उसको ठंडा होने दें। इसके बाद जो 4 से 5 दिन बाद जो उसका ऊपर का जो पानी होता है वो दूधिया रंग का, उसको आप मुर्गियों को पिलाएं। इससे मुर्गियों में क्या होता है, जो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसके बाद मैं अंत में आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जो हमारी जो कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित जो आंगन में मुर्गी पालन इकाई है उसकी यदि मैं आपको आमदनी एवं खर्चे का लगभग जो हमारा 3 महीने का जो विवरण है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हम शुरू में क्रॉयलर नस्ल की हमने 100 मुर्गियाँ हम अपने इकाई में लेके आए थे। इनकी मैं कुल लागत की यदि बात करूं तो कुल लागत में मैं जो हमारे चूजे थे उनकी कीमत, उनके आहार जो व्यवस्था पर हमारा खर्चा हुआ उसकी कीमत, हमने जो टीकाकरण में उनके ऊपर जो खर्च किया वो, और इसके अलावा जो हमारा श्रमिक है, तो इस तरह से उसका खर्चा जोड़ के जो कुल लागत यदि हम बात करें तो लगभग हमारा 20,000 रुपये खर्च हुआ। इसके बाद लगभग 3 महीने में हमने उनको जो बेचकर आमदनी प्राप्त की वो हमारी लगभग 40,000 थी। तो इस तरह से किसान भाइयों, हम यदि शुद्ध मुनाफा देखें तो हमारे लगभग 20,000 रुपये हमें प्राप्त हुए। यदि मैं आपको बताऊं कि जो हमारी प्रति रुपये जो प्राप्ति थी वो हमारी लगभग 2 हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमने इस व्यवसाय में 1 रुपया लगाया तो हमें 2 रुपये मुनाफे के रूप में प्राप्त हुए। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी किसान भाई को आंगन में मुर्गी पालन की जो देसी हमारी जो भारत की नस्लें हैं उनके चूजे लेने हो, या फिर जो हमारी जो क्रॉयलर नस्ल है, या फिर जो चैब्रो, और इसके अलावा जैसे जो हमारी कड़कनाथ जो भारत की सर्वोत्तम नस्ल है, इसके चूजे प्राप्त करने हो तो हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर ये अपने किसानों को जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय है उसकी दर पर मतलब दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम किसान भाइयों को अपने जो केंद्र पर प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं मुर्गी पालन के विषय में। इसके अलावा हम किसान भाइयों को उनके घर पर जाकर, उनके गाँव में जाकर भी उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अतः किसान भाइयों, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अपने जो भी आपके जैसे सीमांत किसान या लघु किसान हैं, या फिर जैसे अपने जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए आंगन में मुर्गी पालन एक सर्वोत्तम व्यवसाय का और अधिक आय का जरिया है। अतः अधिक से अधिक लाभ आप इसमें कमा सकते हैं।